नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। हर बार के हर पॉडकास्ट में हम आपको अलग अलग शख्सियत से मिलवाते हैं और अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट के इंजीनियर। जिस तरीके से आजकल हार्ट अटैक एक नॉर्मल बीमारी बन के रह गई है, किसी भी वक्त किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, साइलेंट अटैक आ जाता है। एक बच्चे से लेके बड़े तक की मौत का कारण जो है वो हार्ट अटैक बनता जा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं SMS के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राम गोपाल यादव जी, जो हमें आज बताएंगे कि किस तरीके से जब एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो किन चीज़ों का सामना उसे करना होता है और उसे कैसे संभाला जाता है, और जब एक पेशेंट को इस बीमारी से बचना होता है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस बारे में भी आज हम स्टूडियो में जो हमारे साथ डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे। साथ ही जिस तरीके से एक हार्ट पेशेंट का इलाज होता है, उस इलाज में किन चीज़ों की फेस वो करते हैं, किस तरीके से एक हार्ट पेशेंट का जो ऑपरेशन है वो करते हैं, इन सभी विषयों पे हम आज बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सर से इस विषय में बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि हार्ट अटैक जो डिजीज़ है वो एक ऐसी डिजीज़ बन के रह गई है जो आमतौर पे किसी भी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मौत की कारण बनती जा रही है। NSC9 के जितने भी दर्शक हैं उन सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राम गोपाल यादव है। मैं सीनियर कार्डियक सर्जन हूँ SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। आज मुझे इस स्टूडियो के अंदर कार्डियक डिजीज़ से संबंधित और विशेष रूप से हार्ट अटैक से संबंधित किस तरीके के लक्षण होते हैं, इनका उपचार क्या हो सकता है और इससे बचाव कैसे हो सकता है, इसके बारे में बुलाया गया है। तो मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। आज जैसे अभी हिमांशी जी ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से भले से वो युवावस्था हो, भले से वो बुजुर्ग अवस्था हो, सभी अवस्थाओं के अंदर, सभी एज ग्रुप के अंदर इनकी आजकल घटनाएं घटित होने जा रही हैं। उसका कारण क्या है? तो ये अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग आयु वर्ग के अंदर इसके अलग अलग कारण होते हैं। विशेष रूप से जो युवाओं की बात चल रही है, जैसे आपने देखते हैं रोज़मर्रा या सुनते हैं या पढ़ते हैं कि साहब स्कूल ग्राउंड के अंदर बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते ही वो बेहोश होकर के गिर गया और अब वो नहीं रहा। इसी तरीके से कोई जिम के अंदर कोई एक्सरसाइज करते करते रह गया, या फिर एल्डरली पर्सन है, बुजुर्गवार है, वो अपने बाथरूम के अंदर ही रह गए। इनके सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निश्चित रूप से इंसिडेंस जो बढ़े हैं उसके कई सारे कारण हैं। अलग अलग आयु वर्ग के अंदर अलग अलग कारण हैं। बच्चों के अंदर आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, जन्मजात विकृतियाँ होती है, उनकी वजह से भी बढ़ने लग गया है। और जो 18 से 25, 30, 35 साल की उम्र में है, उनके अंदर जाकर के, और स्ट्रेस सबसे बड़ा मुख्य कारण बनता जा रहा है। साथ में उनकी जीवन शैली भी इसी तरीके की हो गई है कि वो खान पीन का और रहन सहन का बहुत कम ध्यान रख पाते हैं, और विशेष रूप से स्वयं का बहुत कम ध्यान रख पाते हैं। वो सारे के सारे एक ही दिन के अंदर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। और एल्डरली एज ग्रुप है, उसके अंदर वही, जब आपकी जीवन शैली इसी तरीके की लंबे समय तक चलती रहती है तो आपको जाकर के इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप है, जो वृद्धावस्था है, उसके अंदर फिर आपके कई सारे कारण हैं। एकल रहना, बच्चे बच्चियां दूर रहना, तो वही तनाव वाली एक स्थिति आती है जिसमें आपका खान पीन और रहन सहन सही नहीं रह पाता है। तो ये अलग अलग आयु ग्रुप के अंदर अलग अलग तरीके की कारण है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल किसी को भी एकदम से साइलेंट अटैक आता है तो उस दौरान पता नहीं कर पाते हैं कि इसको साइलेंट अटैक आया है कि क्या हुआ है। तो उसमें सबसे पहले जैसे किसी इंसान को साइलेंट अटैक आता है तो सबसे पहले क्या हम है ऐसे इंटेंशंस हैं जिनसे हम पता कर सकें कि इस इंसान को साइलेंट अटैक आया है? हाँ,
कोई भी व्यक्ति जिसको आपको ऐसे लगता है कि ये कोलेप्स हो गया, कोलेप्स का मतलब उसकी बीपी पल्स वगैरह कम से कम है, उनकी श्वास की गति अनियमित चल रही है, ज़ोर से चल रही है या धीरे चल रही है, तो सबसे पहले तो उसको भीड़ जो लगी हुई है आसपास उसको सबसे दूर करें और उसको लिटा देवें, और लिटाए भी एक तरफ मुंह करके लिटाए। उसके अंदर संभावनाएं ये रहती हैं, वो जब शॉक में, हमारी भाषा में उसको शॉक की स्थिति बोलते हैं, जिसके अंदर उसके वोमिटिंग होने के चांसेस है। तो अगर एक तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, एक उसके अंदर फिर अगर उल्टी हो गई और वोमिटिंग हो करके कोई तत्व अगर श्वास नली में चला गया तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। तो उसको टर्न दे करके लेफ्ट या राइट साइड के अंदर उसकी गर्दन को घुमा करके उसको लिटा देना चाहिए और वहाँ पर खाली जगह छोड़नी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बीपी लेस पल्स लेस हो रहा है तो उसको वैसे CPR वगैरह ये करना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसमें, लेकिन फिर भी उनके थोड़ा थोड़ा अगर आपकी पल्स वगैरह नहीं महसूस हो रही तो थोड़ा छाती को थोड़ा सा दबा देना चाहिए, दबा करके और फिर देखना चाहिए। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इसके वोमिटिंग हो गई है, इसको बहुत लंबे समय तक ये खड़ा था और इसको पानी की कमी है, तो दोनों पैरों को भी ऊंचा उठा करके, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन अपना उस की तरफ जाने लगे और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ करके उसके अंदर वापस से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे। तीसरा, उसको अगर वो थोड़ा होश में आने लगे तो कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको एक तरह से मोरल बूस्ट अप करना चाहिए कि आपकी ऐसी कोई गंभीर चीज़ नहीं हुई है, हम यहाँ पर हैं न। और अगर वो कॉन्शियस है, वो देख सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो उसको कहें कि डीप ब्रीदिंग करे, वो लंबे लंबे सांस लेवे, जिससे फेफड़े के अंदर जो पिचक गया है, कुछ एल्यूलाई बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन के साथ साथ में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचे और वो ऑक्सीजन बॉडी में जावे और विशेष रूप से ब्रेन में जावे, तो उसको अनकॉन्शियस होने से वो बचावे। और साथ ही साथ के अंदर अगर उसके अंदर कोरोनरी सर्कुलेशन यानी हार्ट को जो ब्लड ले जाने वाली नलियाँ है उसके अंदर स्पाज्म वगैरह आ गया है, सिकुड़न आ गई है, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन ब्लड के साथ में और ज़्यादा उसको सप्लाई हो तो डैमेज होने से हार्ट को उससे बचा जा सकता है। और तुरंत की तुरंत ही आप आज की तारीख में तो 108 एम्बुलेंस की सुविधा हो गई या आसपास के अंदर अब इतने सारे साधन वादन आते रहते, तो किसी से रिक्वेस्ट करके उसको तुरंत नियर बाई अस्पताल के अंदर लेकर के जावे। ऐसा इंतजार नहीं करे कि साहब उसको तो बहुत बड़े अस्पताल में लेकर तुरंत जावे, इतने टाइम में तो कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आसपास कहीं भी जो ठीक सा अस्पताल लगे जो नियर बाई हो, वहाँ ले जा करके उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिलवा करके और स्टेबलाइज करा करके कोई हायर सेंटर के अंदर जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं हैं इमरजेंसी डील करने की, वहाँ पर उनको शिफ्ट करना चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो जैसे एक आदमी उसको साइलेंट अटैक आता है तो कितने टाइम का दौर रहना चाहिए कि आप उसको अपने घर से और हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो वो सेफ़ है? ऐसा साहब इसके लिए ऐसा तो कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि साहब इतना टाइम है तो चले जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, इतने टाइम बाद में जाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी नाड़ी में आया है और उसके अंदर लड़ने की क्षमता कितनी है उस बॉडी के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, और कोई पहले से बीमारी तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि गोल्डन आवर बोलते हैं, हाफ एन आवर से अगर 1 घंटे के अंदर जाता है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं वो ये गोल्डन आवर बोलते हैं उसको, 1 घंटा बोलते हैं। तो 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम डेथ जो होती है 70-80% जो डेथ होती है, अगर सीवियर अटैक आया है तो वो उसी दौरान हो जाती है। तो गोल्डन आवर के अंदर अंदर अगर पहुंच जाता है व्यक्ति जहाँ सेंटर के अंदर सारी सुविधाएं हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारी लाइफ सेव हो सकती है। और सर, अगर बात करें साइलेंट अटैक की, तो साइलेंट अटैक के टाइम पे मतलब कुछ, जैसे साइलेंट अटैक अगर मेरे को साइलेंट अटैक आ रहा है तो उससे पहले कुछ इंटेंशन जो मुझे फील हो रहे हैं वो कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, उसके पहले आपकी बॉडी अपने आप ही आपको संकेत देने लगती है। आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको ऐसे लगता है कि किसी ने मेरा गला घोंट दिया है,
आपको ऐसा लगता है कि मेरे छाती में जलन सी हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, मेरे को ऐसे चक्कर से क्यों आ रहे हैं, मेरे एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीने तो नहीं आ रहे हैं। ये और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके के संकेत होते हैं जिनको अलार्मिंग संकेत बोल सकते हैं। तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, इनको व्यक्ति को सीरियसली लेना चाहिए। और उस समय जैसे कोई भी इस तरीके की चीज़ आए तो उस समय तुरंत शांति से बैठ जाओ। ऐसे जो भीड़ भाड़ वाली जगह उससे दूर जा कर के बैठ करके आंखें बंद करके और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज धीरे 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 जितनी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से वो लंबे लंबे सांस लेवें, जिससे कि वापस से ऑक्सीजन सप्लाई, अपना इंटेंशन यही है कि एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े और सर्कुलेशन बढ़े, जिससे कि हार्ट को मरने से बचाया जा सके, हार्ट की कोशिकाएं हैं उनको मरने से बचाया जा सके, और ब्रेन के अंदर आपकी सप्लाई ऑक्सीजन की नियमित रूप से सुचारू रूप से जितनी आवश्यकता है उतनी जाती रहे, जिससे कि वो अनकॉन्शियस नहीं हो, बेहोश नहीं हो। तो ये अपने को साधारण से मेजर है जिसमें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मेजर्स हैं ये, यानी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कोई भी हेल्दी व्यक्ति है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है, तो उसको वो बैठे बैठे अपना सीधे बैठे, स्ट्रेट वे में बैठे, अपना गहरी सांस अंदर खींचे, जितना रोक सके उतना रोकें और फिर वापस से धीरे से निकाल दें। उसके अंदर न किसी को डिस्टर्ब होगा, न उस व्यक्ति के काम में व्यवधान पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा मेजर है जिससे आपको थकान भी कम होती है और आप इस तरीके की डिजीज़ से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप रोक पाओगे, लेकिन ऐसी डिजीज़ के आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। ये एक ज़रूरी चीज़ है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सर, सबसे बड़ी वजह आजकल जैसे कोई डीजे पे डांस कर रहा है या फिर गाड़ी चला रहा है, इस दौरान साइलेंट अटैक आ रहे हैं, तो इसकी भी कुछ वजह होगी? मतलब उस टाइम पे तो इंसान महसूस कर ही नहीं पा रहा, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर का यही जवाब होता है कि साइलेंट अटैक आ गया और ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अब डीजे वगैरह देखो, आज की तारीख के अंदर मनुष्य का पता नहीं क्या स्वभाव हो गया, अपना सबका ही हो गया, सोसाइटी का ये हो गया कि हाई पिच वाले डीजे बजाते हैं। तो कोई भी नॉइज़ है, कोई भी आपका पोल्यूशन है, भले से वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, भले से वो आपका एयर पोल्यूशन हो, बड़े से एडल्ट्रेशन हो, जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं उनके अंदर आपकी मिलावट हो, आर्टिफिशियल बनाने लग गए हो, प्रिजर्वेटिव्स डालने लग गए हो, आपके जो अन्न उगाते हैं या आपके जो खाने पीने की चीज़ें उगाते हैं उसके अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड्स देने लगे हो, तो ये पोल्यूशन। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इग्नोर्ड है, जिसको अपन बात करते ही नहीं है, कि अपने थॉट्स के अंदर भी बहुत सारा पोल्यूशन है। अपन बेतरतीब के कंटेंट्स को इस तरीके से देखते हैं जो अपने ऊपर साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालते हैं। वो आपको और हमको देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जिस तरीके का कंटेंट आप देखते हैं या सुनते हैं, उससे आपके हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं, जो आपके गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स, वो आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है जिसको आप लाइक नहीं करते हो, वो आ गया तो आपके बैड हार्मोन्स, और जो आपको अच्छी चीज़ लग रही है उसके लिए आपके डोपामिनर्जिक हार्मोन्स होते हैं, वो आपके सीक्रेट होते हैं, तो उससे आपको अच्छा फील होता है, यू फील गुड। बट इनका इफ़ेक्ट बहुत बुरा आता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो इन सब चीज़ों से जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं, जैसे आपने डीजे की बात करी, आपने डांस की बात करी, ये इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके अंदर अननेसेसरली अपन इतना ज़्यादा अपने आप को, मैं मेरे दोस्तों को कहता भी हूँ, जब मैं बात करता हूँ एज ए डॉक्टर भी, एज ए फैमिली मेम्बर भी, एज ए सोसाइटी का सोशल वर्कर भी, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वी आर कमिटेड सुसाइड। अपन खुद आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि अपने सोच में इतना ज़्यादा पोल्यूशन आ गया है, अपने खान पीन रहन सहन के अंदर इतना पोल्यूशन आ गया है कि, और अभी मैं उदाहरण देकर के बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया ना कि साहब ये डीजे वाली बात, इसके अंदर आप कहीं भी चले जाइए, आप जाकर के इनको कहेंगे कि भाई डीजे वीजे के अंदर यार ज़्यादा नहीं चाहिए और डीजे इतनी ज़ोर से मत बजाइए कि आप खुद ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, साथ वाले पड़ोसी वाले तो हो ही रहे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपके जो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके ऊपर पड़ता है। तो आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है तो आप एक्साइट होते हैं, एक्साइट होकर के आपकी क्षमताएं इतनी है नहीं,
आपने पोल्यूशन इतना कर रखा है और वो सारा करके और फिर आप करोगे तो आपको हार्ट अटैक ही आएगा और क्या होगा। तो अब इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और अभी पिछले दिनों दिवाली थी, दिवाली को मैं तो मेरा खुद का ही बता दूं कि हमने पड़ोसियों का, मेरे भाइयों, अपन ये नई पटाखे वटाखे छोड़ करके क्या करेंगे यार, एक तरह से सिंबॉलिक आपने एक छोड़ लिया फुलझड़ी पटाखा, बस ठीक है, सब सारे जने एक साथ मिल लेते हैं और मिल करके और एक ये बच्चों को कह देते कि यार ये बस छोड़ लिया जरा सा। लेकिन जब मैंने कहा तो मेरी बात का उल्टा असर हुआ। पहले वो कम छोड़ते थे लेकिन उसके बाद में तो पता नहीं किस तरीके के पटाखे लेकर के आए कि मेरे सोने के बाद नहीं, मैं तो सुबह 1:30-2 बजे आँख खुली तब भी पटाखे चल रहे हैं वहाँ पर। सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो वो सारा का सारा धुआं ही धुआं गली के अंदर। तो ये कमिटेड सुसाइड ही तो है ना कि अपन सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जितने भी नॉइज़ वाली चीज़ें हैं, पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं, किसी भी तरीके का, और नॉट ओनली नॉइज़, लेकिन ये आपकी एयर पोल्यूशन है, अडल्ट्रेशन है, थॉट्स के अंदर जो आपकी वो आ रही है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको हार्ट डिजीज़ से बचना है या किसी भी तरीके की, आप हार्ट डिजीज़ तो है ही है, हार्ट डिजीज़ तो आपको तुरंत की तुरंत मालूम चल जाता है। आज की तारीख के अंदर साहब ये कैंसर वाली जो बीमारी फैल रही है, इंडिया बता रहा हूँ मैं, आने वाली जो दशाब्दी है 10 साल के अंदर ये वर्ल्ड का सबसे मैं तो ये कहता तो ये हूँ कि अपने को विकसित राष्ट्र, शिक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र, लेकिन साथ में हेल्दी राष्ट्र की अपने को कल्पना करनी चाहिए। लेकिन अपने को हेल्दी न होकर के अनहेल्दी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो अपन भले जी संख्या में सबसे ज़्यादा हों, लेकिन अपन अनहेल्दी होंगे जब सक्षम ही नहीं होंगे शारीरिक रूप से, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतनी ज़्यादा कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो अभी तो टिप ऑफ आइसबर्ग ही दिख रहा है, यानी ऊपर वाला ही दिख रहा है। जो आइसबर्ग है वो तो अभी तक पूरा अंदर बैठा हुआ है। उनका जब फ्लेयर अप होंगे वो जो कैंसर के रोगी, क्योंकि आपके किसी को भी मौका मिलता है वो अडल्ट्रेशन कर लेता है, मिलावट कर लेता है, आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं, सब आर्टिफिशियल सारी चीज़ें हो रही है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। हार्ट अटैक तो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ के अंदर ये चीज़ें भी बढ़ती जा रही है। सर, जैसे आपने अभी बताया हमें कि खाने पीने की भी एक जो वजह है वो भी एक हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रही है इंसान को। निश्चित रूप से। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, तो मतलब इंसान को किस तरीके का खान पान रखना चाहिए और किस तरीके की अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए कि वो इन डिजीज़ से बच सके? मोटा खाओ, मोटा पहनो, शुद्ध सोचो और अच्छा आचरण करो, ये साधारण सी चीज़ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मोटा खाने का मतलब जो आपके घरों के अंदर जो पहले होते थे, आपके ये बाजरा है, रागी है, मक्का है, जवार है, इस तरीके का मोटा खाना जो है, इस तरह की चीज़ें आप घर के अंदर कीजिए। और ऑर्गेनिक खेती जो है वो आप अपनाना चालू करें। लोग बाग बैठ करके फालतू, जैसे एडल्ट्रेशन में बता रहा था ना, सोच में भी आ गया, आपकी सोच में भी इतना आ गया है कि उसके अंदर बैठने के बजाय आप घर के अंदर ही 2-4 क्यारियाँ जो है अपने इसकी सब्जियों की उगाओ ना, और उगा करके और उसके अंदर ऑर्गेनिक करो ना, वो चीज़ें खाइए ना आप। तो वो चीज़ें खाएंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत हेल्दी रहेंगे। सुबह उठ करके, और बजाय आप रात भर आप ये जो सोशल मीडिया देखते रहते हैं और सुबह लेट उठते हो, आप जल्दी उठ करके गार्डन्स ये फुल रहने चाहिए, भरे हुए रहने चाहिए। और विशेष रूप से मैं कोई युवा को देखता हूँ, भले से वो मेल हो भले फीमेल हो, गार्डन के अंदर, लेकिन उनकी संख्या मुश्किल से कोई नगण्य होती ही नहीं है। तो उनको मैं देखता हूँ, जो 1-2 आते हैं, तो उनको बहुत मोटिवेट करता हूँ कि भाई अपने फ्रेंड्स को भी आप बोलो यार, सुबह उठ करके आप उनको बोलिए। तो इस तरीके से एक घरों के अंदर ही आप थोड़े छोटे किचन गार्डन जैसा एक कंसेप्ट लेकर के आना चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना, तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों तरफ से स्वस्थ रहेंगे, तो ही स्वस्थ राष्ट्र की आप परिकल्पना कर सकते हो।
ये नारेबाजी से नहीं होगा, ये झूठी चीज़ों से नहीं होगा, खोखली चीज़ों से नहीं होगा। ये तो आपको स्वयं को ही पहचानना पड़ेगा, स्वयं के लिए ही आपको काम करना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ कैसे बढ़ूं, स्वच्छ कैसे बढ़ूं, मेरी सोच को कैसे अच्छा करूं। तब जाकर के किसी भी डिजीज से बच सकते हैं, विशेष रूप से आपके हार्ट डिजीज से। नहीं तो ये अपनी जो खान पीन, रहन सहन, जीवन शैली है, इसके अंदर आपके डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आप ब्लड प्रेशर, आप कोई भी यंगस्टर्स को उठा करके देख लीजिए, हर तीसरा व्यक्ति आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित मिलेगा। वो भले से दिखाएगा नहीं कि साहब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप जाकर के देखोगे तो उनके अंदर, सबके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। उनके अंदर आप डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, ये सारी अनिद्रा इज भी एक बड़ा कारण है। स्ट्रेस है आपका, स्ट्रेस की वजह से आप सो ही नहीं पाते हो, खान पीन ऐसी हो गई, जीवन शैली ऐसी हो गई। तो ये सब चीज़ों के ऊपर अपने को ध्यान रखना चाहिए। सर, खान पीन में बात कर रहे हैं तो लोग आजकल, जैसे यूथ है या फिर आजकल नॉर्मल सब लोग ही फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि फ़ास्ट फूड खा लेते हैं, घर में बनाना नहीं पड़ेगा फ़ास्ट फूड खा के। तो ये फ़ास्ट फूड ही कहीं ना कहीं लोगों की वजह बन रही है हार्ट अटैक की। ये भी एक कारण है। खान पीन तो निश्चित रूप से है, क्योंकि आपने तो अब वो सारी की सारी फास्ट कर रहे हो ना, ये फास्ट हो गया, फूड हो गया, यानी रेडीमेड मिल गया, ये फास्ट हो गया। इस तरीके से फिर वो फास्ट ही सोचता है कि मैं तो ये चीज़ भी फास्ट ही कर लूँ। वो आज रामगोपाल की उम्र इतनी है और कितने साल के बाद में जाकर के इसके बाद में एक रहने के लिए छोटा सा घर बनाया, एक गाड़ी आई है, एक वो आई है, तो कितनी उम्र के बाद में गाड़ी आई। अब आज की तारीख में मेरे बच्चे वगैरह ये सोचते हैं कि यार आपने तो बहुत लेट कर दिया ये सब खरीदने के अंदर, हम तो 5 साल में खरीद लेंगे ये सब चीज़ें। तो 5 साल में कोई भी चीज़ नहीं आती है। स्टेट ऑफ आर्ट की तरह से ही आपको डेवलप होना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ही आपको बढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो सर, जैसे लोग अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, तो एक हेल्दी दिनचर्या के लिए किस तरीके का दिनचर्या उन्हें रखनी चाहिए, किस तरीके की हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए? मैं तो मेरी व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ, 1998 से हमने एक संस्था बना रखी है, जन कल्याण युवा संस्था। तो उसके अंदर मेरे गुरु हैं डॉक्टर करण सिंह यादव साहब, जो कार्डियक सर्जन रहे हैं, बहुत बड़े अभी भी हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, अलवर से MLA रहे हैं। तो उनके जन्मदिन को हम 1998 से मनाते आ रहे हैं। तो तब से मैंने तो एक मेरे खुद के अंदर अपना ही है कि एक तो अपना कोई गुरु होता है और एक परमात्मा जिसने आपको और हमको यहाँ पर भेजा है, और एक आपके पेरेंट्स जो आपके माध्यम है यहाँ पर आने के लिए इस धरती के ऊपर। तो मैं सुबह उठ कर के सबसे पहले परमात्मा को याद करता हूँ, फिर मेरे पेरेंट्स हैं देव यादव जी और मनबर देवी जी, उनको प्रणाम करता हूँ, फिर मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव जी को प्रणाम करता हूँ और मेरे दिन की शुरुआत करता हूँ। और शुरुआत करके और उसके बाद में मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। और फिर जो भी मेरा काम है, जैसे आज भी मैं ऑपरेशन थिएटर में था, आपको 3 बजे का टाइम दिया था मैंने, लेकिन मेरे को 3:30 ऑपरेशन थिएटर में बज गए। तो मेरा काम पूरा करके और उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आपको समय मिलता है तो आप आ जाते, नहीं मिलता है तो आप माफ़ी मांग लेते हैं कि साहब मैं आज नहीं आ पाया, मैं व्यस्त हो गया था मेरे काम के अंदर। तो आप अपना पूरा काम ईमानदारी से करें और उसके बाद में जाकर के आप खाने के लिए ये जो मोटी अनाज है उनकी तरफ आप ध्यान दें, और आपके घर के अंदर एक इस तरीके का किचन गार्डन जिसे कहते हैं वो करें। और आप अपने रिलेटिव्स हैं या कोई आपके मिलने वाले हैं, उनसे जो जैविक खेती वाली चीज़ें हैं वो मंगा करके उनका सेवन करें, तो आप निश्चित रूप से बहुत हेल्दी रहते हैं। रात को सोते वक्त भी फिर आप अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मविश्लेषण करें कि साहब मैंने आज मेरा काम ईमानदारी से किया कि नहीं किया। क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा आप किसी को अपनी तरफ से तकलीफ़ मत देना, किसी की कर सको तो तकलीफ़ दूर करना, और अगर नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन तकलीफ़ तो आपकी वजह से किसी को नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हैं। तो उसके बाद में आपको नींद अच्छी आती है और आप बहुत ईमानदार रहते हैं अपने प्रति। आप कोई दूसरे के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप स्वयं के प्रति, क्योंकि आपको गिल्ट फील नहीं होता है कि मेरी वजह से कोई तकलीफ़ में नहीं, मैंने कोई किसी को तकलीफ़ नहीं दी।
तो इस तरीके से करते हैं तो आपका जो तनाव है वो तनाव बहुत कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ। तो मैं तो युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन शैली, जीवन दिनचर्या वो अपने हिसाब से बनाएं, लेकिन मैंने तो मेरा एक पद्धति जो अपना रखी है वो मैं बता रहा था। सर जैसे अभी आपने बताया बातों बातों में कि सोशल मीडिया भी एक ऐसी वजह बन रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, खाना खाया उसके बाद वॉक नहीं करते हैं, वो लोग बेड पे लेट जाते हैं, फ़ोन चलाने लग जाते हैं और फिर वहीं पे बेड पे अपना फ़ोन रख के सो जाते हैं। तो हार्ट अटैक का कुछ कारण या बीमारियों का कारण ये भी है? निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से अनिद्रा। आज जो जापान जैसे कंट्री है उसके अंदर आपकी जीरेटिक एज ग्रुप कितना है, 100 साल की एज हो रही है। और अपने यहाँ पर भी पहले लोगों की उम्र 100, 150, 125 साल तक रहती थी। उसका कारण भी यही था कि आप समय से उठना, संयमित दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है। वो एक चीज़ होती है आचार, विचार और विहार। अगर आपने ठीक तरीके का खाना खाया, आचार का मतलब, तो आप हेल्दी रहेंगे। आपने विहार किया यानी एक्सरसाइज की तो आप हेल्दी रहेंगे। और आपके विचार जो है वो शुद्ध रहे, पॉजिटिव रहे, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो आप सोशल मीडिया के अंदर आपका कंटेंट पता नहीं आपको किस तरफ लेकर के चला जाता है और आप उसके अंदर चले जाते हैं। नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव की तरफ। तो आपको पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो आपको ये जो सोशल मीडिया का है उसके अंदर ये एक तरह से सोशल मीडिया को पता नहीं क्यों ये जो गैजेट्स आए हैं इनको आप इन ये मास्टर बन गए आपके, जबकि आपको इनका मास्टर बनना है। आप इनको कंट्रोल करो। कंट्रोल ये आपको कर रहे हैं, ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आपको? इसका मतलब यू आर कमिटेड सुसाइड। अगेन वही बात आ गई कि आप अपने आप को तो धोखा दे रहे हो ना। ये तो मास्टर हो गए, ये जैसे दौड़ा रहे हैं वैसे आप दौड़ते चले जा रहे हो। क्यों? इनको मास्टर, आप इनके मास्टर बनो ना। और मास्टर बढ़ करके आपको क्या चीज़ चाहिए? आज कोई रिसेंट एडवांसमेंट हो रहा है कार्डिक सर्जरी के अंदर, जैसे बीइंग ए कार्डिक सर्जन मैं बताऊं कि रोबोटिक्स कहाँ हो रही है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहाँ हो रही है, जहाँ छोटे चीरे से सारे ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ हो रहे हैं, किस तरीके से होता है, इसके अंदर और इनोवेशंस कैसे किया जा सकता है। आप अपने दिमाग से इतना एक्सपीरियंस हो गया कि इसके अंदर मैं इस तरीके की बीमारी का ऑपरेशन करूँगा तो इस तरीके से भी किया जा सकता है क्या? एक तो इस तरीके से जाओ, और एक आप दूसरी तरफ पता नहीं कौन सा कंटेंट लेकर के जा रहे हो जिसका कोई आपकी रिलीवेंस ही नहीं है, लेकिन आप लेकर के जा रहे हो। तो आप मास्टर बनिए इसका, सोशल मीडिया का। अगर सोशल मीडिया आपका मास्टर बन गया, गैजेट्स आपके मास्टर बन गए, तो आपकी बीमारी का कारण है अनिद्रा, मोटापा और आपकी ये डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब हो जाएगी। सर हमने हार्ट अटैक के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपसे डिटेल में पूछ ली है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर की जो निजी ज़िंदगी होती है वो किस तरीके की होती है? वैसे ईमानदारी की बात तो ये है कि अगर आप ऑनेस्टली एज ए डॉक्टर काम करते हो तो आपकी कोई निजी ज़िंदगी होती नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथ में है। तो आपकी जो समय है और जो आपका वो है वो, क्योंकि आपको 24 आवर्स इंटू 7 इंटू 365 डेज आपको कॉल पे रहना पड़ता है या आपको कोई न कोई काम करता रहना पड़ता है। लेकिन इसी के अंदर ही आपको एक चीज़ है, एक तो आपको कोई काम कर रहे हैं तो उसको एक तो आपने बोझ लेकर के किया और एक आपको उसको सेवा करने का। मेरा एक सोचने का अंदाज एक अलग तरीका और है, वैसे तो कईयों का है ये होगा, लेकिन मैं मेरी बात बताऊं, ये मेरी तरह से और भी मेरे से अच्छा भी सोचते हैं, अच्छा भी करते हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूं कि आपने गॉड हैव गिवन चांस टू यू टू सर्व द सोसाइटी। भगवान ने आपको समाज को सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ आपको, तो उस सेवा को आप एक तो पॉजिटिविटी के साथ में यू हैव टू अप्लाई टू सर्व द सोसाइटी विथ योर बेस्ट नॉलेज एंड फुल कैपेसिटी विथ पॉजिटिविटी। सकारात्मकता के साथ में आप अपने पूर्ण ज्ञान को पूरी क्षमता के साथ में उसको लगा देते हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप भले से
APJ अब्दुल कलाम साहब जो काम करते थे 3-4 घंटे सोते थे, इसी तरीके से कोई भी डॉक्टर उसको थकान कभी नहीं होगी। और इवन कोई भी प्रोफेशन के अंदर अगर उसने अपने आप को सेवा के लिए समर्पित कर दिया तो उसके अंदर न थकान होती है और फिर उसके अंदर निजी ज़िंदगी की भी बात नहीं है। आप घर में बैठे हुए हो तो आप घर के अंदर जा कर के उनके साथ भी उसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो कि कोई भी काम है तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो आपकी पॉजिटिविटी आ जाती है। आपको फिर कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम आ गई या प्रोफेशनल कॉल आ गई तो आप प्रोफेशनली भी उसके अंदर वैसे इन्वॉल्व हो जाते हो। तो यू हैव इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेज विद पॉजिटिविटी, तो आपको वो इट्स गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ऑल द टाइम। इसलिए आप निजी ज़िंदगी की कोई बात नहीं है, ये जो सर्विस कर रहे हैं ये भी एक तरह से निजी ज़िंदगी है। और आप घर में बैठ कर के बात कर रहे हो वो भी निजी ज़िंदगी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक हिमांशी निजी ज़िंदगी है। तो उसके अंदर बैठ कर के मैं बस हिमांशी के साथ में मेरा डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि NSC 9 के जो दर्शक है उन तक मेरी बात पहुँचा सकूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से और बेस्ट कैपेसिटी के साथ में विथ पॉजिटिविटी इन दिस टाइम। यही है ये। सर जैसे अभी हमने आपसे बात करी हार्ट को लेकर, तो इस दौरान जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है हार्ट अटैक का, तो उस टाइम पे जो चीज़ें होती है जो आप फेस करते हो, जो सिचुएशन होती है, एक मतलब आपके साथ ऊपर हॉस्पिटल से प्रेशर होता है, दूसरा उसके परिजनों की साइड से आप पे प्रेशर होता है, तो उन सबको आप किस तरीके से हैंडल करते हो? परिजनों के लिए तो मैं कहता हूँ कि मैं मेरे साथियों को यही कहता हूँ कि आप किसी के साथ में भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होते ही तो फिर काम बिगड़ जाता है। आपको एक्टिव होना है, डोंट बी पैनिक, एक्टिव हो आप। और एक्टिव हो करके आप अपनी उस सिचुएशन के अंदर क्या बेस्ट कर सकते हो वो करने की कोशिश करें। तो परिजन भी वो देखते हैं और परिजन अगर आपको गाली भी निकालते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो आपको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। यू हैव टू डिलीवर योर सर्विसेज टू द पेशेंट, बस। और उसके बाद में ये भी मत सोचो कि मैं इसको बचा लूँगा, मैं इसको ये कर लूँगा। आप बचाने का पूरा प्रयास करें, पूरा प्रयास करें। और परिजन्स को बस एक ही बार हाथ जोड़ करके कि भाई हमारे को अब काम करने दीजिएगा, हम समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। इस समय मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता, लेकिन हम अब अगर आप इस तरीके से करोगे तो हम आपके पेशेंट की शायद इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाए। तो ये कह करके आप अपना काम कीजिए, फिर उनके भी समझ में आता है। और आप उस समय अगर घमासान आपस में करने लगे पेशेंट और रिलेटिव्स, तो पेशेंट तो कहीं दूर ही रह गया, जो आपका मेन काम था वो तो रह ही नहीं गया। इसलिए आपको हमेशा मेन काम की तरफ फोकस करना चाहिए। अभी जैसे कोई घंटी बजे तो मैं उस घंटी की तरफ थोड़ी ध्यान दूंगा, मैं तो अभी हिमांशी जो कोई क्वेश्चन करेगी उसकी तरफ ध्यान दूंगा। मेरी प्रायोरिटी तो मेरे को NSC 9 के दर्शकों तक ये बात पहुँचाने की है। इस समय बैठ करके स्टूडियो में बैठ के कौन गोसिप कर रहा है उसकी तरफ मेरे को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। वो गोसिप कर रहा है तो करने दीजिए उसको। कोई न्यूसेंस कर रहा है आपका रिलेटिव तो करने दीजिए। मेरे को तो मेरे पेशेंट को देखना है, क्योंकि पेशेंट इज गॉड फॉर मी। मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं लोग बाग कहते हैं कि डॉक्टर इज गॉड, मैं कहता हूँ कि पेशेंट इज गॉड। क्योंकि पेशेंट ने गॉड को आपको सर्विस करने के लिए भेजा ना, तो उसको गॉड मान करके आप उसकी सेवाएं करें ना, तो आपके मन में कोई ऐसा भाव ही नहीं रहेंगे कि अटेंडेंट क्या कह रहे हैं या दूसरा क्या कर रहा है या तीसरा क्या कर रहा है, क्योंकि यू आर ट्रीट लाइक ए गॉड टू द पेशेंट। तो बस आप अपना काम कीजिए, उसके बाद में उसके रिजल्ट्स की भी भूल जाइए और कौन क्या रिएक्ट करता है उसको भी फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि क्या कह रहा है, कोई गाली निकालते निकाल लेने दो, क्योंकि मेरे को तो मेरे पेशेंट को देखना। अब उसकी वो अगर वो सोचता है कि मेरे इसको जूते मारने तो मारने दो, पछताएगा तो वो पछताएगा, क्योंकि मैंने तो मेरा काम करना था वो कर रहा हूँ। सर जैसे कोई पेशेंट आता है आपके पास और उसके पेरेंट्स मतलब उसके घर वाले जो भी लोग आते हैं वो आप लोगों को प्रेशराइज करते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग उन लोगों से कैसे डील करते हो? और जब आप लोग उसका ऑपरेशन कर रहे होते हो उस दौरान जो सिचुएशंस आपके सामने आती हैं उन दो चीज़ों को आप कैसे फेस करते हो एक साथ? देखो, पेशेंट के जो रिश्तेदार आते हैं ना, उनको तो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है और बतानी चाहिए। आपकी मोरल ड्यूटी भी बनती है और उनका हक बनता है कि वो आपसे सारी चीज़ें जाने, पेशेंट भी जाने और पेशेंट के रिश्तेदार भी जाने। तो उनको कि इस विधि से इस तरीके का ये
इनकी बीमारी है, इसका ये ऑपरेशन होगा, इसके अंदर ये रिस्क है, इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, बहुत डिटेल में बतानी चाहिए, बहुत शांतिपूर्वक बतानी चाहिए, और जो एथिकल होती है उस तरीके से आपको प्रोफेशनल एथिक्स जो होती है उस हिसाब से आपको बतानी चाहिए। और जहाँ तक ऑपरेशन थिएटर की बात है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो उस समय आपको और ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा धैर्य रखने की और कूल रहने की ज़रूरत है। और इससे टीम वर्क, ये आप, मैं कहूँ कि मैं ऑपरेशन करता हूँ, इस इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। इट्स आवर टीम जो डिलीवर करती है, वो करती है डिलीवर। उसके अंदर एनेस्थेटिस्ट भी है, परफ्यूजनिस्ट भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, वार्ड बॉय, स्वीपर, एनेस्थेटिस्ट स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, सारे इन्वॉल्व होते हैं। और जो ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये सारे लोग बाग होते हैं। तो सारे के सारे लोग बाग, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सारे मिल कर के काम करते हैं। अभी हमारे, आपको ये जानकर के मैं बताऊंगा हिमांशी, कि हमारा जो डिपार्टमेंट है SMS अस्पताल के अंदर, कार्डियो, थोरेसिक एंड वैस्कुलर है। इसको कार्डियो को मतलब हार्ट, थोरेसिक का मतलब चेस्ट, और वैस्कुलर का मतलब जो गैंग्रीन बन जाती है ना साहब, ये पेरिफेरल आर्टरीज वगैरह के अंदर, इनके अंदर रुकावट आ जाती है वो वाली, तो इनको कार्डियो। इंडिया में, मैं कहूँ वर्ल्ड में, इंडिया में तो है ही है, वर्ल्ड में ये SMS हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जो CTVS बोलते हैं, कार्डियो, थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, इसकी सारी सर्जरी यहाँ पर होती है। सारी सर्जरी, छोटी से लेकर के बड़ी, हार्ट और लंग दोनों का ट्रांसप्लांट भी यहाँ होता है। और यहाँ पर 12 ऑपरेशंस हार्ट ट्रांसप्लांट के हो गए, एक ऑपरेशन हार्ट और लंग का ट्रांसप्लांट यहाँ पर हो गया। और एक पेशेंट जो है धोली देवी, उसका 24 जून 2022 को ऑपरेशन हुआ था। वो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल है, वो अभी भी जिंदा है और खेत खलिहान में अपना काम करती है, बैरोड के पास की रहने वाली है। और इसलिए ये, अब मैं कहूँ कि साहब हमने ऑपरेशन कर दिया, ये रामगोपाल यादव ने कोई ऑपरेशन नहीं किया। ये पूरी जो टीम है हमारी, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी का डिपार्टमेंट है, उन सब ने मिल कर के, और बल्कि कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट ही नहीं, और जो स्पेशलिटीज़ है उन सब ने मिल कर के ये सारे के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किया। और उसका कारण यही है कि हमारे टीचर, जैसे मैंने अभी नाम लिया था डॉक्टर करण सिंह यादव साहब, उन्होंने जो हमारे को शिक्षा दी, उन्होंने जो हमारे को सिखाया, उसी का परिणाम है कि आज ये है। और आपको ये जानकर के और खुशी होगी कि यहाँ पर SMS अस्पताल में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसे बोलते हैं, छोटे चीरे से ऑपरेशन वाला, वो वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सीरीज है। यानी सबसे ज़्यादा केस जो है वो SMS के कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में हुई है, और उसको वर्ल्ड बुक के अंदर छापा गया। तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो आप अब इसके अंदर ये लोग बाग कह सकते हैं कि साहब आप लोग फिर इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते। भाई प्रचार प्रसार करने वाले मीडिया वाले हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार है, वो करे। हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, तो आप अपना काम पूरी तरीके से मनोयोग से कर रहे हो कि नहीं, ये इज़ अप टू यू। ये भूल जाइए कि आपको कोई प्रेज कर रहा है या आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो ठीक है, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है तो ठीक है। आप यू हैव टू डिलीवर योर। पेशेंट होता है, उसके लिए डॉक्टर भगवान के रूप में होता है। तो उस टाइम पे जैसे उसको लगता है कि भाई भगवान के बाद अगर कोई है धरती पे तो वो डॉक्टर ही है। तो उस टाइम पे डॉक्टर आके बाहर जब बोलता है पेशेंट को कि योर पर्सन इज़ नो मोर, तो वो वाली जो सिचुएशन होती है उसमें किस तरीके से फेस करता है मतलब डॉक्टर उस सिचुएशन को? अब हम लोग तो कार्डियक सर्जन है, तो कार्डियक सर्जरी में निश्चित रूप से रिस्क ज़्यादा रहती है। हार्ट पहले से ही आपका कमज़ोर रहता है, और वो रिस्क अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग रहता है। तो वो रिस्क फैक्टर्स तो आप पहले से ही उनको बता करके रखते हैं घर वालों को। फिर भी आप पूरी कोशिश करते हैं, पूरे रिसोर्सेज लगा देते हैं, पूरा नॉलेज, पूरी कैपेसिटी लगा देते हैं। फिर भी अगर पेशेंट नहीं बच पाता है तो हम जा कर के उनके रिलेटिव्स को बताते कि भाई हमने हमारी तरफ से जो बेस्ट करना था वो कर लिया, अब इसके आगे हमारे पास कुछ है नहीं, और इससे ज़्यादा तो अब अपने को जो हुआ है उसको स्वीकार करने के अलावा हमारे को भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। हम आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, जब हमारे को इतनी तकलीफ़ हो रही है तो आपका तो ब्लड गया है,
आपके ब्लड रिलेशन का रिलेटिव है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन अब इसको स्वीकार करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। सर कई बार आजकल जो सिचुएशन हो रही है, हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन डेड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो पेशेंट होता है उसको वेंटिलेटर पे रख देते हैं और लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे ही रहता है। वो डॉक्टर ये भी नहीं बता पाता कि डेथ हो गई कि नहीं हुई, या मतलब क्लियर नहीं कर पाता। तो ये क्या चीज़ है? नहीं क्लियर कर पाते हैं ब्रेन डेड का। तो ब्रेन डेड अभी जैसे मैंने ऑर्गन डोनेशन की बात करी ना आपको, कि साहब हार्ट और हार्ट लंग ट्रांसप्लांट किया, वो उन्हीं ब्रेन डेड पेशेंट्स का तो करते हैं। हार्ट स्टॉप होने के बाद में तो आप ऑर्गन का ले ही नहीं सकते हो। ऑर्गन तो तभी लेते हो जब आपका हार्ट चल रहा होता है, आपके सारे जो सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन आपकी डेड हो जाती है, उसके बाद में करते हैं। तो ये तो मालूम तो होता ही है कि आपका ब्रेन डेड हो गया, लेकिन वो कई सारे कारण हैं ब्रेन डेड के लिए। अभी ऐसा कोई बना नहीं है कि ब्रेन डेड पेशेंट्स को लंबे समय तक रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। वैसे रखते हैं, लेकिन इनको कोई इस तरीके का बनना चाहिए कि ब्रेन डेड पेशेंट या तो अपना ऑर्गन डोनेशन करे, या फिर उन ब्रेन डेड को डेड कोशिश करके और उनको वेंटिलेटर से निकाले, जिससे रिसोर्सेज वगैरह जो है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इस तरीके का भी एक बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, इस तरीके की कोई गाइडलाइंस बननी चाहिए। नहीं तो ब्रेन डेड पेशेंट्स को तो बहुत लंबे लंबे समय तक चलते रहते हैं, वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं उसको। उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अभी भी स्टिल वो वैसे जिंदा हैं, लेकिन ब्रेन की वजह से कुछ भी नहीं है ब्रेन में। तो वो एक तरह से लाइबिलिटी ऑन द सोसाइटी एज वेल एज पेरेंट्स या जो भी रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमारे दर्शकों को जाननी ज़रूरी थी। किस तरीके से अगर हार्ट अटैक आता है तो उस समय पे उसको क्या क्या सिचुएशन होती है, और एक डॉक्टर किस तरीके से हार्ट पेशेंट का जो डॉक्टर होता है वो किन किन चीज़ों को फेस करता है। इन सभी को बताने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हिमांशी जी, और NSC 9 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जिस तरीके से आज हमने सर से बात की, उन्होंने हमें बताया कि जब हार्ट अटैक आता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब वो एक पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो किस तरीके की चुनौतियां उनको देखने को मिलती है, ये आपने हमारे पॉडकास्ट में सुना ही होगा। ऐसे ही तमाम विषयों को जानने के लिए बने रहिए NSC 9 न्यूज़ के साथ। मैं हिमांशी शर्मा, और आगे भी इसी तरीके की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए NSC 9 न्यूज़।